नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों। एक बार पुनः अवे 24 के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था। सामान्य परिचय के बाद हमने भौगोलिक संरचना देखी थी। भौगोलिक संरचना पढ़ने के बाद मैंने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश गठन के बाद मिट्टियाँ पढ़ चुके हैं और मिट्टियों के बाद एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। तो नदियाँ और अपवाह तंत्र में हमें पढ़ना है नदियाँ, कि नदियाँ जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, नदियों का बहाव क्षेत्र क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह द्रोणियाँ क्या है, नदी द्रोणियाँ क्या है, जल संभर क्या है, जल विभाजक क्या है, ये सभी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर बहती है, तथा किन किन जिलों में बहती है, किन राज्यों में बहती है, कौन सी नदी किस नदी में जाके मिल जाती है, ये सब हमें पढ़ना है दोस्तों। इसके अलावा नदियों से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि नदियाँ पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आ जाएगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के बाद आ जाएंगे जलप्रपात। जलप्रपात के साथ ही साथ हमें बांध भी पढ़ना है दोस्तों। बांधों के बाद हमें पढ़ना है नदियों के किनारे बसे शहर। ये सभी टॉपिक किससे मिले हुए हैं, किससे लगे हुए हैं, नदी एवं अपवाह तंत्र से। तो नदी अपवाह तंत्र में पहले तो कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जो आपको समझना है, जैसे अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, जल द्रोणी क्या होती है, अपवाह तंत्र क्या होता है, जल संभर क्या होता है। ये कुछ ऐसे शब्दावली है जो हमें समझना है दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश सामान्य, नदियाँ और अपवाह तंत्र। तो फर्स्ट कुछ शब्दावली है दोस्तों जो हमें देखना है। उसमें पहले नंबर पर है, एक आता है शब्द, और शब्द है अपवाह, जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द है? अपवाह। अपवाह होता क्या है? अपवाह का मतलब होता है निश्चित नालिकाओं के या निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल बहता है, उसे हम अपवाह कहते हैं। सरल परिभाषा में अगर हम देखें तो जो नदी होती है, जो अभी नदियां हैं, जो नदियां अपने क्षेत्र में बह रही है, वो ही उनका क्या कहलाता है? अपवाह। जब नदियों की शाखाएं बन जाए और वही शाखाएं आगे जाके नदियों वापस मिल जाती है, तो एक नदी, ठीक, और उसकी जो शाखाएं होती है, उनके बहाव क्षेत्र को कहते हैं अपवाह तंत्र। समझ में आया? वापस समझा रहा हूं कि नदी एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से अपने जल को प्रवाहित करती है, उसको कहते हैं अपवाह। लेकिन उन्हीं वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला जो हमारा है दोस्तों, जो अपवाह तंत्र होता है, वो अपवाह तंत्र निर्भर किस पर करेगा? तो निर्भर किस पर करेगा? 3-4 चीजें याद रखना है। एक, उसका जो ढलान है, नदियों का जो बहाव क्षेत्र है, वो स्थलाकृति ढलान कैसा है, वहाँ की चट्टानों की संरचना, स्वरूप, प्रकृति कैसी है, साथ ही साथ वहाँ के जल की बहाव की मात्रा कैसी है, इन सभी को मिला करके ही वहाँ का क्या बनता है? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में हमको क्या क्या रखना है? अपवाह तंत्र निर्भर किस पर करेगा? एक, भूवैज्ञानिक समयावधि पर। दूसरा, निर्भर करेगा चट्टानों की प्रकृति और संरचना पे। तीसरा, स्थलाकृति ढलान पर। चौथा हो सकता है जल की मात्रा और बहाव की अवधि पर। समझ गए? तो अपवाह तंत्र इन बातों पर निर्भर करता है। अपवाह द्रोणी होती क्या है? एक नदी और उसकी सहायक नदियां। जैसे मैं बताऊं आपको कि मान लो एक नदी बह रही है, ठीक, इस नदी में दूसरी नदियां आके मिल रही है। दूसरी नदी आके क्या कर रही है? मिल रही है। तो एक नदी और उसमें अनेक नदियां जब आके मिलती है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। ठीक है, सीधी परिभाषा है कि एक नदी और उसमें जो सहायक नदियां आके मिल जाती है, उसके पूरे अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं अपवाह द्रोणी। क्लियर है? यह है दोस्तों अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन। आगे चलना है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग जो करता है, उसको क्या कहेंगे? तो एक अपवाह द्रोणी को, यानी कि एक नदी बह रही हो, मान लो, ठीक है, नदी कौन सी बह रही है? मान सकते हैं हम कि एक नर्मदा नदी बह रही है, ठीक। नर्मदा नदी के नीचे में बहती है कौन सी? ताप्ती नदी। तो एक नर्मदा बह रही है, एक ताप्ती बह रही है। इन दोनों को अलग कौन करता है? इन दोनों को अलग करता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत, ये क्या काम करेगा? सतपुड़ा पर्वत काम करता है जल को विभक्त करने का, जिसको कहा जाता है जल विभाजक। तो जल विभाजक एक पर्वत के रूप में हो सकता है। जल विभाजक कौन होता है?
तो दो अपवाह द्रोणियों को, दो अपवाह द्रोणी मतलब ऊपर एक हमारी नर्मदा नदी बह रही है, उसमें कई नदियां आके मिल गई, नीचे ताप्ती नदी बह रही है, उसमें कई नदियां आके मिल गई। इन दोनों को जो अलग कर देगा, जो बीच में पर्वत होगा, और पर्वत का नाम क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत को हम जल विभाजक कह सकते हैं। किसका? ताप्ती और नर्मदा का। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जा सकता है? जल विभाजक। जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। जल विभाजक के रूप में कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि हो सकता है। मैंने जस्ट बताया आपको कि कोई भी जल विभाजक या तो पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा हो सकता है। उदाहरण में बताया कि नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग करता है? सतपुड़ा। आगे चलना है दोस्तों। नदियां जो होती है, तो जो बड़ी बड़ी नदियां होती है जैसे माही, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, गंगा, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन बड़ी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी, रिवर बेसिन। की जो बड़ी बड़ी नदियां होती है उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जो जल को ग्रहित करके चलती है, जिस क्षेत्र में बहती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? नदी द्रोणी। जबकि जो छोटी छोटी नदियां होती है उन छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जल संभर। ठीक है, ये हमारी कुछ शब्दावली थी। आगे इसी में बढ़ना है। मध्य प्रदेश की जो नदियां, उनकी क्या विशेषता है? विशेषता कुछ इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नदियों का विशेष योगदान रहा है। हालांकि नदियों का विशेष योगदान रहता ही है दोस्तों, सिंचाई के माध्यम से बात करें, चाहे बांधों के विकास की बात करें, चाहे कृषि के लिए बात करें, नदियां एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की अधिकतम जो नदियां हैं दोस्तों, कहा जाता है कि सभी दिशाओं में बहती है। नदियां तो मध्य प्रदेश में सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, सभी तरफ प्रवाहित होती है। परंतु अधिकांश जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो बहती है उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम की ओर अधिकांश नदियां प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। आगे चलना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है, अर्थात मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो अधिकतम नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और दूसरे नदियों में जाके मिल जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। आगे चलना है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं? तो अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कैसी नदियां हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब समझते हो कि वह स्थलाकृति जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप। आगे चलना है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और अन्य श्रेणियों से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां निकलती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। आगे चले दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो नदियां हैं वो मैकाल श्रेणी से निकलती है, इसलिए इस श्रेणी को वाटरशेड भी कहा जाता है, वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। आगे चलना है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य सतपुड़ा पर्वत किसका काम करता है? जल विभाजक। मैंने क्या कहा? जल विभाजक का मतलब उच्च भूमि या पर्वत हो सकता है कि जो दो नदियों के बीच में उच्च भूमि होती है, पर्वत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। तो सतपुड़ा और विंध्याचल ये दोनों पर्वत जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? क्या क्या फैक्ट याद रखोगे? एक, मध्य प्रदेश की नदियां अधिकांश कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम की ओर। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। मैकाल श्रेणी से अधिकतर नदियां निकलती, इसलिए मैकाल श्रेणी को क्या कहते हैं? वाटरशेड। आगे चलना है। मध्य प्रदेश की नदियां, पूछे कैसी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांश मध्य प्रदेश से ही निकलती है, इसलिए इनको नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आगे चलना है। अब हमें देखना है अपवाह तंत्र, क्या सिस्टम है अपवाह तंत्र का। तो आपके सामने बोर्ड पर है अपवाह तंत्र, पूरा अपवाह तंत्र दिया गया, इसको हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र का विभाजन, कैसे विभाजन किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र यानी जो नदियां बहती है दोस्तों, उन नदियों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट,
गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महान नदी अपवाह तंत्र। कितने अपवाह तंत्र है? 6। तो अगर क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश में जो नदियां बह रही है उन्हें कितने अपवाह तंत्रों में बांटा गया है? तो कितने अपवाह तंत्रों में? 6। ठीक, एक एक करके पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पर चलना है। पहले नंबर का जो हमारा टॉपिक है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की कई ऐसी नदियां हैं जो गंगा में जाके मिल जाती है। तो गंगा अपवाह तंत्र में आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? पहले नंबर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा। गंगा अपवाह तंत्र में पूछे नदियां किस ओर बहती है? तो मध्य प्रदेश में गंगा जो अपवाह तंत्र है वो तो उत्तर में, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम उत्तर के कुछ जिलों में फैला हुआ है। गंगा अपवाह तंत्र पूछे कितना है? तो 2,02,070 वर्ग किलोमीटर में कौन सा अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है? गंगा। पूछे अधिकांश नदियां किस ओर प्रवाहित होती है? तो इस अपवाह की अधिकांश नदियां किधर प्रवाहित होती है? उत्तर में। इसके जस्ट पहले मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां पूछे किधर बहती है? उत्तर पश्चिम में बहती है। आगे चलना, गंगा अपवाह तंत्र जो है उस गंगा अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों गंगा अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। यमुना, टोंस, सोन, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यमुना नदी जो है दोस्तों वो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूर से निकल करके बहते हुए यमुना नदी आती है और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना, गंगा की। लेकिन यमुना में जाके कुछ नदियां मध्य प्रदेश की भी मिलती है, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब नदियां किस में जाके मिल जाती है? यमुना में। और यमुना से ही ये नदियां किस में जाती है? गंगा में। यहाँ से लिंक समझ में आ रहा है। दूसरा हम बात करें टोंस का। ये जो टोंस नदी है दोस्तों, ये टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है और सतना से निकलती है तो ये टोंस नदी बिहार में जाके किस में मिल जाती है? गंगा में। तो किसकी सहायक हो गई? गंगा। इसलिए किस अपवाह में आएगी? गंगा अपवाह तंत्र में। अगली सबसे महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक की मैकल श्रेणी से निकलती है और ये सोन नदी भी जाके किस में मिल जाती है? बिहार, पटना में, गंगा में। तो ये तीनों का संबंध किससे है? गंगा से। और इन 3 नदियों में भी कुछ नदियां आके मिलती है और इस पूरे जाल को क्या कहा जाता है? गंगा अपवाह तंत्र। क्लियर है? एक एक करके समझा रहा हूं। गंगा अपवाह तंत्र के 3 उपतंत्र है। कितने 3 उपतंत्र है? 3 गंगा के। आगे चलना है। उपतंत्र में पहली नदी कौन सी है? यमुना। पूछे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड से बहते हुए आ रही दोस्तों। इसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ, ओरा बसा हुआ है, ओरेया बसा हुआ है, इटावा बसा है, मथुरा बसा है। साथ साथ गंगा और यमुना के संगम पर इलाहाबाद है जिसको आज प्रयागराज कहा जाता है। तो यमुना जो नदी है, इस नदी की भी सहायक नदियां कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंह, बेतवा, धसान, केन, पेसूनी, बेथान। तो चंबल, सिंह, जामनी, बेतवा, धसान, केन, पेसूनी और बेथान, ये सब की सब नदियां दोस्तों किस में मिलती है? यमुना में। इधर समझना, ये सभी नदियां जो है ये किस में मिल गई? यमुना में। यमुना इन सबको किस में ले जाके मिलाएगी? गंगा में। और गंगा कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? आगे चलना है। नदी कौन सी है? टोंस। टोंस की सहायक है बीहड़, ओदा, महान। तो बीहड़, ओदा और महान ये नदियां किस में जाके मिली? टोंस में। टोंस किस में जाके मिली? गंगा में। फिर आगे चलना है सोन। सोन की सहायक है जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार। ये सभी की सभी नदियां किस में जाके मिली? सोन में। सोन किस में जाके मिली? गंगा में। अर्थात ये पूरा जाल क्या कहलाएगा? गंगा अपवाह तंत्र। तो दोस्तों एक एक करके हम ये नदियां पढ़ेंगे। चंबल भी पढ़ेंगे, चंबल के बाद टोंस भी पढ़ेंगे, सोन भी पढ़ेंगे, सभी नदियां पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? आगे चले। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, और समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। आगे चलना है। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी से स्टार्ट करना दोस्त। चंबल नदी क्या है पूरी कहानी समझा देता हूं चंबल नदी के बारे में। कि चंबल नदी इंदौर जिले की तहसील है महू। महू में पहाड़ी है जानापाव और जानापाव से चंबल नदी का उद्गम होता है।
ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बहती है। चंबल नदी कुल 3 राज्यों में बहती है और चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके किसमें मिल जाती है दोस्तों, यमुना में। अभी जस्ट मैंने बताया था। तो चंबल नदी इंदौर में बहने के बाद धार बहती है, धार से बहती है दोस्तों रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, नीमच से राजस्थान, राजस्थान से श्योपुर, मुरैना होते हुए इटावा जिले में जाके किसमें मिल जाती है दोस्तों, यमुना में। चंबल के बारे में आगे बात करें, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है, जबकि चंबल नदी पर राजस्थान में 2 बांध बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि चंबल नदी जो है इस पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं, बड़े 3 बांध है। भारत की सबसे जो पहली परियोजना आई थी उसमें जो बांध बनाए गए थे दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बांध बनाया गया था और बांध बना था गांधी सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, ये तीनों बांध किस पर बनाए गए हैं, चंबल पर। एक बांध मंदसौर में बनाया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो 2 बांध है वो राजस्थान में बनाए गए हैं दोस्तों। आगे चलना है, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम परियोजना के रूप में जाना जाता है किसको, चंबल को। चंबल को प्राचीनतम नदी के रूप में भी माना जाता है। पुराणों में और ऐतिहासिक तौर पर चंबल नदी का नाम भी इतिहास में वर्णित किया गया है। चंबल नदी को चर्मावती, धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी डिटेल है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है, जबकि चंबल नदी की कुल लंबाई पूछ ले तो 965 या 960 किलोमीटर दिखता है दोस्तों। कहीं कहीं 965 भी मिलता है, 960 भी, आप 965 मान सकते हैं कि 965 किलोमीटर बहती है कौन सी नदी, चंबल। चंबल की जो सहायक नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों सिंह नदी, 470 किलोमीटर बहती है। लेकिन दूसरी बड़ी सहायक नदी है दोस्तों पार्वती नदी। पार्वती के बाद है काली सिंध और काली सिंध के बाद है दोस्तों शिप्रा। शिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा। तो मालवा की गंगा पूछे किसको कहा जाता है, शिप्रा। शिप्रा किसकी सहायक है, चंबल की। चंबल किसकी सहायक है, यमुना की। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, गंगा अपवाह तंत्र। समझ में आ रहा है। तो इसको दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देता हूँ, जो मैंने आपको कहानी में बताई है वही बोर्ड पे लिखी, एक बार और समझा देता हूँ। चलें। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू के निकट विंध्य श्रेणी के जाना पाऊ के बांगचू बिंदु से निकलती है। कौन से बिंदु से निकलती है दोस्तों, बांगचू। बांगचू बिंदु कहां पर है, जाना पाओ। जाना पाओ पहाड़ी कहां पर है, महू में। महू विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। और ये महू किस जिले में आता है, इंदौर। और इंदौर जिले की महू से क्या निकल गई, चंबल नदी। चंबल नदी कहां बहेगी, चंबल नदी दोस्तों उत्तर पूर्व में बहती है। कहां से बहती है, उत्तर पूर्व में, यानी पूर्व से जाएगी, पूर्व में बहेगी, फिर उत्तर में चली जाती है। चंबल नदी उत्तर पूर्व दिशा से पूर्व दिशा में बहती है। कहां कहां बहती है, इंदौर में बहेगी, धार में बहेगी, रतलाम में, मंदसौर, नीमच, ऊपर राजस्थान, फिर श्योपुर, भिंड होते हुए दोस्तों किसमें जाके मिल जाएगी, गंगा नदी में। आगे चलना है तो यमुना नदी में मिल जाती है। कौन मिल जाती है, हमारी चंबल नदी। चंबल नदी प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती है दोस्तों इन जिलों में, और उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके किसमें मिल गई, यमुना नदी में। ये मैं बता चुका हूं। आगे चलना है, यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है, लश्कर के मैदान, रेत के मैदान की सीमा बनाती है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहां पर बनाती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा भी बनाती है। आगे चलें। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश की कैसी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी माना जाता है नर्मदा को। नर्मदा 1312 किलोमीटर बहती है दोस्तों। वहीं 965 किलोमीटर बहती है कौन, चंबल नदी। तो चंबल नदी को मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कहा जाता है। आगे चलना है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी बहती है 325 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई होगी 965 किलोमीटर। इसका अपवाद क्षेत्र कितना है, इसका ड्रेनेज एरिया कितना है, अपवाद क्षेत्र है 43,200 वर्ग किलोमीटर।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, किसकी जीवन रेखा दोस्तों कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अपवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के धार, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिले सम्मिलित है। चंबल की सहायक पूछे कौन कौन सी है, तो चंबल की सहायक नदी है शिप्रा, पार्वती, सिंह, काली सिंध, और ये सभी नदियां किसकी सहायक है दोस्तों? चंबल नदी की। तो ये हमारा है चंबल। अब चंबल को मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। तो ये चंबल का मैप है, देखो दोस्तों, ये है इंदौर की तहसील महू, ठीक है। इंदौर की तहसील महू जो है, यहाँ से दोस्तों चंबल नदी जब निकलेगी तो ये जो धारा दिख रही है दोस्तों प्रवाहित क्षेत्र, ये किसका है? चंबल का, ठीक है। वापस समझा रहा हूँ, इंदौर से निकलेगी, इंदौर से निकलेगी तो धार में बहेगी, धार से थोड़ा ऊपर चलेगी बहेगी तो रतलाम पहुँचेगी, रतलाम के ऊपर मंदसौर है, मंदसौर के ऊपर नीमच है, और नीमच के जैसे ऊपर चलोगे तो ये राजस्थान वाली बाउंड्री हो जाएगी। ये कौन सी बाउंड्री दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान से नदी प्रवेश करती मध्य प्रदेश में, श्योपुर में प्रवाहित होगी, मुरैना में प्रवाहित होगी, और मुरैना से कहाँ चली जाएगी? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नदी यमुना में जाके, ये नदी दिख रही दोस्तों, ये कौन सी नदी है? यमुना। और यमुना नदी में जाके मिल गई कौन? चंबल। और चंबल नदी आखिर किसकी सहायक हो गई? यमुना की। कहां पर जाके मिल गई? इटावा जिले में। यह समझ में आ रहा है? फिर मैंने बताया चंबल की सहायक कौन कौन सी है। यहां पर लिखा है दोस्तों इंदौर की काकरबरडी पहाड़ी, आगे पढ़ाऊंगा इसको विस्तार से। इंदौर की काकरबरडी पहाड़ी से नदी निकलती शिप्रा, और शिप्रा किसकी सहायक है दोस्तों? चंबल। फिर एक नदी है काली सिंध, देवास, देवास की बागली तहसील से कौन सी निकलती? काली सिंध। और काली सिंध भी किस में जाके मिल जाती है दोस्तों? चंबल में। राजस्थान में जाके चंबल मिल जाती है। फिर नदी है ऊपर पार्वती, पार्वती जो है सीहोर जिले के चांचौड़ा से निकलती कौन सी नदी? पार्वती। और ये पार्वती भी दोस्तों राजस्थान में किस में जाके मिल जाती है? चंबल में। अर्थात किसकी सहायक हो गई? चंबल की। विदिशा के सिरोंज गांव से, विदिशा के सिरोंज से नदी कौन सी निकलती है दोस्तों? तो विदिशा के सिरोंज से नदी निकलती सिंह नदी। यहां से कौन सी नदी निकल रही? सिंह। और ये सिंह नदी शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना होते हुए किस में जाके मिल जाती है? चंबल में। तो इतना समझ में आ रहा है? तो ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम हमने किसका पढ़ा? चंबल का। क्लियर है यहाँ पे दोस्तों? आगे चलें। अगला जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, वो चंबल के कुछ फैक्ट्स हैं। चंबल एक ऐसी नदी है, चंबल एक ऐसी नदी है जिसे अध्यारोपित नदी भी कहा जाता है। अर्थात चंबल नदी दोस्तों, जब मैंने मृदा पढ़ाया था तब बताया था कि चंबल एक ऐसी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। चंबल नदी से मृदा अपर्दन भी होता है, ये मैंने जस्ट मृदा वाले लेक्चर में बताया भी था। तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो चंबल खड्डों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, गहरे गर्तों का निर्माण करती है। तो मध्य प्रदेश में पूछे मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा किस नदी से होता है? चंबल। चंबल नदी कैसी नदी है? अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी का मतलब है कि ये एक ऐसी नदी है जो भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र में बड़े बड़े गर्तों का या बीहड़ों का निर्माण या खड्डों का निर्माण करती है दोस्तों। तो पूछे कि बड़े बड़े बीहड़, खड्डों का निर्माण कौन करती है? तो कौन करेगी? चंबल नदी। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। पूछ सकता है कि चंबल नदी जो है इन बीहड़ों का निर्माण, आखिर खड्डों का निर्माण कहाँ करती है? तो चंबल क्षेत्र में। चंबल क्षेत्र यानी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के निकटवर्ती भाग में भी यह बीहड़ों का निर्माण करती है। आगे चलना है दोस्तों। चंबल की सहायक नदी मैंने बताई शिप्रा। तो शिप्रा जो कि चंबल की क्या है? सहायक नदी। शिप्रा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिप्रा नदी के बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी कहानी दोस्तों। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे महाकाल नगरी बसी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग महाकाल कहाँ पर है? शिप्रा नदी के सीमावर्ती। कहा जाता है कि ये जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। मालवा के पठार में बहने वाली ये नदी है। इंदौर से ही इस नदी का उद्गम होता है। इंदौर की काकरबरडी पहाड़ी से दोस्तों ये नदी निकलती है, और ये नदी इंदौर और देवास निकटवर्ती क्षेत्र में बहते हुए उज्जैन पहुंच जाती है, और उज्जैन जाती है, और उज्जैन से आगे जाके रतलाम से पहले किस में मिल जाती है? चंबल में। उज्जैन शहर, महाकाल मंदिर, त्रिवेणी घाट, राम घाट, काल भैरव मंदिर, कालिया देह महल, ये सभी दोस्तों इस शिप्रा नदी के किनारे हैं। शिप्रा नदी चंबल की एक सहायक नदी है। शिप्रा नदी बहती है 195 किलोमीटर, और 195 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद चंबल में जाके मिल जाती है। इस नदी का पूछ ले अपवाद क्षेत्र क्या है?
तो 13,200 वर्ग किलोमीटर अपवाहित क्षेत्र है किसका, शिप्रा का। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलना है कि शिप्रा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की काकरबरडी पहाड़ी के समीप बणेश्वर कुंड से निकलती है, रतलाम उज्जैन मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, मालवा की गंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मालवा की गंगा किसको कहते हैं, शिप्रा को। फिर पूछे दोस्तों, शिप्रा जो नदी है, ये शिप्रा नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है, उज्जैन से प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर बहती है, 195 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी, शिप्रा नदी। आगे बढ़ना है दोस्तों, पूछे और भी नेक्स्ट इसमें कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन त्रिवेणी घाट, राम घाट, नरसिंह घाट, गौ घाट, दत्ता खाड़ा, चिंतामण गणेश, सिंहवट, भरतहरि गुफा, काल भैरव मंदिर, संदीपिनी आश्रम, कालिया देह महल, राम जनार्दन मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल। और इसी शिप्रा नदी के तट पर जो है प्रत्येक 12 वर्षों में किसका आयोजन होता है, सिंहस्थ महाकुंभ का। तो सिंहस्थ महाकुंभ का 12 वर्षों में आयोजन होता है इसी शिप्रा नदी के तट पर। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी दोस्तों, शिप्रा। शिप्रा के बाद नेक्स्ट जो नदी है वो है तुंबड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तुंबड़। तुंबड़ नदी क्या है, तुंबड़ नदी को हमको पढ़ना है दोस्तों कि मंदसौर जिले के लागगरा से निकलती है। तो तुंबड़ नदी मंदसौर जिले के लागगरा से निकलती है, 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। मात्र कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर बहने के बाद ये जाके मिल जाती है पीघा खेड़ी मंदसौर के समीप, किसमें, चंबल। तो चंबल की एक और सहायक नदी कौन सी है, तुंबड़ नदी। इस तुंबड़ नदी के किनारे कुछ प्राग ऐतिहासिक बस्तियां बसी है जिनका नाम है, एक का नाम है मड़। मड़ को दोस्तों अफजलपुर भी कहा जाता है। दूसरा है खेड़रिया, दूसरा है खेड़रिया मारू और पांडलिया मारू। तो खेड़लिया मारू और पांडलिया मारू जैसी बस्तियां और मड़ यानी अफजलपुर जैसी बस्तियां किसके किनारे हैं, तुंबड़ के। ठीक है, अगली जो नदी है दोस्तों वो है काली सिंध। काली सिंध नदी भी किसकी सहायक है, चंबल की। काली सिंध नदी दोस्तों चंबल की एक सहायक नदी है। तो शिप्रा तुंबड़ के बाद नाम किसका आ गया, काली सिंध। काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल श्रेणी के अमोदिया से निकलती है। ये जो काली सिंध नदी है ये उत्तरवर्ती जिले जैसे कि देवास, शाजापुर, नरसिंहगढ़ में प्रवाहित होती है। और राजस्थान में नोनेरा, स्थान का नाम क्या है, नोनेरा। राजस्थान में नोनेरा में जाके दोस्तों किसमें मिल जाती है, चंबल में। ये जो काली सिंध नदी है दोस्तों इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी किसमें जाके मिल जाएगी, चंबल में। और देवास इसके किनारे एक बसा हुआ प्रमुख नगर है। वापस इसको मैप के माध्यम से समझा रहा हूं दोस्तों। देखो मैंने शिप्रा नदी पढ़ाया था आपको। ये जो शिप्रा नदी है, ये शिप्रा नदी इंदौर के काकरबरडी से निकली और रतलाम के पहले किसमें जाके मिल गई, शिप्रा नदी किसमें जाके मिल गई, चंबल में। उसके बाद क्या पढ़े, तुंबड़ नदी। तुंबड़ नदी दोस्तों यहाँ मंदसौर में बहती है। कहाँ पर बहती है, मंदसौर में। यहाँ पर मंदसौर में। तुंबड़ किसमें मिल जाएगी, चंबल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे नदी है दोस्तों ये हमारी काली सिंध। कौन सी नदी है, काली सिंध। काली सिंध नदी जो है दोस्तों देवास से, शाजापुर से, नरसिंहगढ़ से होते हुए राजस्थान जाती है और राजस्थान के नोनेरा में जाके किसमें मिल जाती है, चंबल में। मैप के माध्यम से समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे मेरे प्यारे बच्चों तक भेज दो ताकि वो मजे से पढ़ सके, अपनी सफलता सुनिश्चित, व्यापम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, एमपीपीएससी में भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मध्य प्रदेश की हर प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तुरंत करो ताकि और पढ़ाने में आगे मजा है। आगे चलना है, अगली नदी है सिंह नदी। मैप में मैंने बताया था सिंह नदी काली सिंध के जस्ट ऊपर सिंह नदी है दोस्तों। तो सिंह नदी कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से निकलती है। एक तालाब से निकलती है। कौन सी नदी, सिंह नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में भी बहती है यानी मध्य प्रदेश में विदिशा से निकलेगी, विदिशा के ऊपर बहती है दोस्तों। विदिशा से ऊपर जाएगी अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और भिंड से मुरैना होते उत्तर प्रदेश में जाके किसमें मिल जाती है, चंबल में। ये जो नदी है दोस्तों ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। आगे चलना है, इसमें वर्ष भर जल रहता है दोस्तों, ये सूखती नहीं है। वर्षा ऋतु में इसमें भयंकर बाढ़ आती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, नंद, कुंद, माहुर। तो नंद
या नंद को नन भी कहा जाता है। नंद, कुंद, माहुर जो नदियां हैं दोस्तों, वो इस सिंह नदी की क्या है, सहायक नदी है। आगे चलना है, सिंह नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। तो एक फैक्ट याद रखना है कि जो सिंह नदी है वो गुना जिलों को कितने भागों में बांटती है, 2। तो दोस्तों सिंह नदी के बारे में हमने यहां तक पढ़ा। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी सिर्फ और सिर्फ चंबल तंत्र पढ़ा है। चंबल में हमने क्या पढ़ा कि चंबल हमारी नदी है, चंबल नदी, ये चंबल नदी हमने बहाई, चंबल में ले जाके शिप्रा को मिला दिया, चंबल में तुंबड़ को मिला दिया, चंबल में काली सिंध को मिला दिया, चंबल में सिंह को मिला दिया। चंबल में भी एक नदी मिलती पार्वती। पार्वती नदी क्या है दोस्तों, पार्वती जो नदी है सीहोर के चांचौड़ा से निकलती। कौन सी नदी, पार्वती। पार्वती नदी सीहोर जिले के चांचौड़ा से निकलती है, मध्य प्रदेश के जिलों में प्रवाहित होती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है, और राजस्थान में जाके किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो चंबल की एक और सहायक नदी कौन हो गई, पार्वती। पार्वती नदी 430 किलोमीटर बहती है। 430 किलोमीटर बहने के बाद पार्वती नदी किसमें मिल जाती है, चंबल में। पार्वती नदी कितने राज्यों में बहती है, 2, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ये जो सिंह नदी पढ़ाई मैंने दोस्तों, सिंह नदी कितने किलोमीटर बहती है, 470 किलोमीटर बहती है। तो शिप्रा, तुंबड़, काली सिंध, पार्वती, सिंह, ये सब किसकी सहायक, चंबल की। चंबल इनको किस में ले जाके मिलाएगी, यमुना में। यमुना कहाँ जाएगी, गंगा में। गंगा कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये था हमारा अभी चंबल तंत्र। तो इतना समझ में आया हो तो अगला पार्ट मेरा आएगा, लेकिन इसके पहले लाइक ठोको, अपने प्यारे दोस्तों तक पहुंचा दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड होकर आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।